सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द अभ्यंगम प्रोसीजर। अभ्यंगम करते करते कौन से हमें ऑयल्स को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और उसकी प्रगति के अनुसार काल दोष दुष्यास को सब कुछ दे समझते हुए, बिकॉज जो हम साउथ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया की पेशेंट की प्रगति वैसी नहीं होती, बट देयर काल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे भी वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में जितने भी से पेशेंट्स को अगर स्किन का एलर्जी हो रहा है तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा बढ़ता है, बट वर्षा ऋतु की जहाँ पे हम बात करते हैं तो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर होता है। तो उस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को हम अभ्यंगम दे रहे हैं, उसके बाद अगर हम डायरेक्ट स्ट्रीम नहीं देते हैं, सो अभ्यंगम के बाद वो जो ऑयल की पेनिट्रेशन पावर होती है वो बॉडी पे स्टिकी तरह का उसको फीलिंग रहता है पेशेंट को। तो इसलिए इस सीजन में, गोइंग सीजन में, हमें अभ्यंगम के बाद पेशेंट को स्टीम जो है वो जरूर देनी चाहिए। सो नेचर ऑफ द ड्रग जब भी हम यूज करेंगे, फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस कौन सा ऑयल हमने यूज किया है, वाटर सॉल्युबल ऑयल है, लिक्विड सॉल्युबल ऑयल है। बिकॉज जैसे हम वात शामक द्रव्यास की बात करते हैं तो उसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं, निर्गुंडी है, एरंड पत्र है, धतूरा के पत्र है, लहसुन या रासना, these are the maximum drugs जो हर एक मेडिकेटेड ऑयल्स में आपको दिखेगा। so all these are वात शामक द्रव्य। अब एरंड, अगर जैसे आप किसी भी मेडिसिन का कंटेंट बाहर से पढ़ते हो, आपने महानारायण ऑयल लिया या विषघरक ऑयल लिया, तो उसमें से भला तक पड़ा हुआ है तो हॉट पोटेंसी का ड्रग है। सो अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट है और उसमें हम जब ड्रग्स चूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें विषगर्भ ऑयल को नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू टेक द स्टैंड ऑफ, हमें उस कंडीशन में पेशेंट के क्षीर बला ऑयल या बला ऑयल को हमें चूज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो द ऑयल की जो हमारी नेचर रहती है वो कौन सी प्रिपरेशन से है। कई ऑयल्स में मांस को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे कई ऑयल्स है जिसमें बकरी के दूध को डाला जाता है, कई ऑयल्स में मांस को पका के उसको यूज किया जाता है। सो मिल्क तो बहुत सारे ऑयल्स में आपको दिखेगा, बट मांस जो है वो कुछ ऑयल्स में यूज किया जाता है, वो उसके हर ऑयल के नीचे लिखा होता है। सो दैट यू हैव टू थिंक दैट जब आप वो ऑयल्स यूज कर रहे हो, सो वो एनिमल पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, स्किन की, हमारी स्किन की जब भी हम मसाज देते हैं स्किन में जो ये हेयर फॉलिकल स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता है हमारी बॉडी का। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट, जब भी हम ड्रग को यूज करते हैं तो मेन इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल ऑल्सो। ऑयल के हमारा टेम्परेचर क्या है और उसकी डोसेज क्या है। सो अगर डोसेज की जहां पे हम बात करते हैं, वी शुड कवर द पेशेंट को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हम रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज कौन सी धातु के लिए अभ्यंगम प्लान कर रहे हैं, तो 5 मिनट फॉर द ईच धातु के लिए हम यूज करेंगे। जो हमारे ऑयल्स की परमेबिलिटी, क्योंकि जैसे ये ऑयल हमारा एंटर करेगा हमारी बॉडी को, हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ये एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। सो टेम्परेचर इट डिपेंड्स कि हमने जो ऑयल यूज किया उसका टेम्परेचर क्या है। सो मिनिमम ऑफ ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। बिकॉज अगर हम इससे कम ऑयल के टेम्परेचर को यूज करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हमारी स्किन नहीं कर पाएगी, और बहुत ज्यादा हॉट अगर ऑयल को यूज करते हैं सो दैट ऑल्सो हेल्प टू वो मतलब एकदम से बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को कॉज कर देगा। सो इट्स मेंशन अबाउट दैट कि अकॉर्डिंग टू द प्रगति, यू कैन सी हियर इट्स मेंशन बेस्ड ऑन द गाइडलाइन, जब भी हम अभ्यंगम को मसाज करेंगे, हमारा सक्सेसफुल अभ्यंगम कब होता है। आई थिंक ऑल द थेरेपिस्ट जिसने अभ्यंगम की वीडियोस देखी हैं या बेसिक लेक्चर्स अभ्यंगम के लिए हैं, तो you can able to perform the अभ्यंगम 7 step of अभ्यंगम या supino lateral position पे आप अभ्यंगम दे सकती हो। But the next stage is that when it will be successful अभ्यंगम, ये हमारी मसाज सक्सेसफुल क्यों कैसे रहेगी, because sometimes पेशेंट ही कंप्लेन कर जाता है कि इस थेरेपिस्ट ने मुझे मसाज दी और आई एम कंफर्टेबल, और समटाइम पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जो पैरामीटर्स है अगर हमने उसको फुलफिल नहीं किया तो वो हमारा अभ्यंगम का जो है वो ऑपोजिट रिएक्शन भी हमारी बॉडी में दे सकता है। इसके लिए जो हमें सिलेक्शन करना है, दैट द सिलेक्शन इज बेस्ड दुष्यास। एक
इसने मर्मा पॉइंट को समझ लिया सो उसको एक द पेशेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। पेशेंट को आप जो ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो वो पेशेंट उसको डायरेक्टली फॉलो कर रहा है या नहीं। हमने सिलेक्शन करते वक्त पेशेंट की प्रगति का एनालिसिस किया है, क्योंकि अगर हम पित्त प्रगति वाले को हॉट पोटेंसी देंगे तो उस कंडीशन में रैशेस आएंगे ही पेशेंट को। सो हमें जो ट्रीटमेंट्स प्लान करने हैं पेशेंट के, उसकी प्रगति के अकॉर्डिंग, उसके दोषास के अकॉर्डिंग, तो पेशेंट के प्रगति अकॉर्डिंग और उसके दोषास में हम देखते हैं कि कौन सा दोष एग्रीवेटेड है एट दैट टाइम जब पेशेंट आपको अप्रोच कर रहा है, और उसकी कौन सी धातुज में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, द सिलेक्शन of suitable and appropriate oil is essentially for the successful oil massage। आपको appropriate oil, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कौन सी प्रकृति में अपने कौन से ऑयल्स को लेना है। नेक्स्ट, द क्लासिकल मसाज प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। अगर आप पेशेंट को स्पाइन और लेटरल दो ही पोजीशन में मसाज दे रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम द हेड से स्टार्ट करिए, माइंड को उसको रिलैक्स करिए, क्योंकि जैसे उसका माइंड रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने उसके अगर ब्रेन पे काम नहीं किया है तो वो पूरी थेरेपी में पेशेंट जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेगा, तो जो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने चाहिए वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अगर कोई भी प्रोसीजर यूज करना है, सो वी कैन करंटली सो मेनी टेक्नीशियंस, सो मेनी टेक्निक्स आर देयर आफ्टर मसाज। लोग रोलिंग भी यूज करते हैं, मरमा के लिए स्पेसिफिक स्टिक्स को यूज किया जाता है। सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज जब हम एक बार कंप्लीट करने पॉइंट टू पॉइंट मसाज जो है वो पेशेंट को दे दी, हमने टैपिंग भी कर दी, क्योंकि जब आप मसाज देते तो आपका हैंड का डायरेक्शन इस साइड को मूव करता है। आपने डायरेक्ट मसाज दी, आफ्टर दैट यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ टैपिंग। जब आप इस टाइप ऑफ टैपिंग करते हो तो इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन। ये हमारे स्किन के इंटरनल में, हमें अगर आप कुछ रोलिंग करना चाहते हो तो यू कैन ऐड दैट थिंग्स आल्सो। बट जब भी एडिशनल चीजों को हम ऐड ऑन करते हैं अपने ट्रीटमेंट्स में, सो उस कंडीशन में वी हैव टू सी द दोषास इन्वॉल्वमेंट आल्सो। और वहां पे कोई इंजरी तो नहीं है। अगर किसी पेशेंट को कोई भी वहां पे पेन की वजह से कोई स्वेलिंग आ गई है या कोई इंजरी की हिस्ट्री है, तो वहां पे आप रोलर्स को यूज नहीं करेंगे। And one should have to strictly follow the classical procedure. How many days you can plan for the treatment? It's a very important thing. When you are going to prescribe Abhyangam stream for 5 days, for 7 days, for 21 days, it depends upon the doshas condition and the sthana samshya. Sthanas of this vyadhi. व्याधि जो है वो रूढ़ व्याधि है, या हमारे एक्यूट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीजेस में हम देख सकते हैं। जैसे आम बात की बात करते तो एक्यूट आम बात में हम बालुका स्वेदन को ही प्लान करते हैं, बट व्हेन इट कम्स ऑन द क्रॉनिक कंडीशंस, जब ये बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो उस कंडीशन में वी कैन प्लान फॉर द हम उसमें पिड़छल को भी प्लान करते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो प्लान फॉर द कषायम धारा, बिकॉज जब एक्यूट फीचर्स हैं उसमें, सो वहां पे हमें रुक्षता देनी है। बट when the patient is suffer from 10 to 20 years, almost history आ रही है इसकी, 15 से 20 साल से वो सफर कर रहा है the same disease, तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। and when the patient comes from the some modern medicines he already took, उसने बहुत सारे स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो इट कैन ऑल्सो कॉज अ रुक्षता इन द बॉडी। उस कंडीशन में आप डायरेक्टली और ज्यादा रुक्षता प्लान करेंगे तो इट कैन लीड टू मोर रुक्षता इन द बॉडी, एंड फिर उससे वायु का एग्रीवेशन होगा और पेशेंट को फिर पेन जो है एग्रीवेटेड हो जाती है। Sometimes you can see in your practice patient की अगर हिस्ट्री लेते हैं, patient comes for the आमवाता symptoms, but उसकी हिस्ट्री आ रही है कि 10 सालों से सिमिलर वो प्रॉब्लम है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है। उस कंडीशन में आप रुक्ष संवेदन को देखिए आप पेशेंट को फॉर अ ट्रायल, एंड आफ्टर 3 to 4 days पेशेंट की कंप्लेंट आएगी कि मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो क्यों होता है? बिकॉज जब हम हिस्ट्री ले रहे हैं वो रुक्षता ऑलरेडी उसकी बॉडी में है। इंडिकेटेड रुक्षता ही प्लान करना है, क्योंकि आमा को हमें निरामावस्था में लाना है। आमा की जो कंडीशन है उसको दीपन पाचन ड्रग्स देके पहले उसके हमें कंट्रोल करना है। बट जब हम ज्यादा रुक्ष ट्रीटमेंट देते हैं तो उसे वायु और एग्रीवेट होता है, पेशेंट का पेन और बढ़ता है। उस कंडीशन में वी कैन प्लान फॉर द, फिर हम अभ्यंगम के लिए प्लान करते हैं पेशेंट को।
सो यू कैन प्लान फॉर द, क्योंकि इसमें स्निग्ध अति स्निग्ध चिकित्सा प्लान करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ आप अगर अभ्यंगम भी किसी लेटर ऑफ पेशेंट का अभ्यंगम प्लान करना है, ये भी डिपेंड करेगा पेशेंट की व्याधि के टाइम के ऊपर, कि पेशेंट कितने दिनों से उसको प्रॉब्लम है, 3 days, 7 days, 10 days। अगर किसी पेशेंट को 4 या 5 सालों से प्रॉब्लम है, सो यू कैन प्लान फॉर मिनिमम ऑफ 7 days, आप प्लान करके चलोगे। और किसी देखिए अगर हम रिपीटेडली चेंजेस करते हैं अपने ट्रीटमेंट्स को, तो उसमें भी पेशेंट को रिजल्ट जो हम देना होता है वो पॉजिटिवली नहीं दे पाते। या हम अगर किसी डिजीज का अप्रोक्सीमेटली चिकित्सा सूत्र को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने चिकित्सा सूत्र को फॉलो किया, गृहरसी के चिकित्सा सूत्र को फॉलो किया, देयर मेंशन दैट कि आपको सिरावैद्य, अग्निकरम और दिस बस्ती को प्लान करना है। सो हाउ वी कैन प्लान फॉर द पेशेंट, पहले पेशेंट को हम बस्ती दें या सिरावैद्य, अग्निकरम करें। तो सिमिलर लाइक दैट अगर आप अभ्यंगम में किसी पेशेंट का प्लान करते हो, तो उसकी कॉज, टाइम ड्यूरेशन को जरूर देखिए, कितने दिनों से वो सफर कर रहा है फॉर ए सेम डिजीज। कई बार पेशेंट आता है, उसको पहले पेन था नी जॉइंट में, नाउ या पेशेंट को पेन था पहले, बैक एक था, और अभी वो बोलता है कि 2 सालों से मेरा बैक एक बिल्कुल भी नहीं है, बट नाउ आई एम हैविंग ए पेन इन नी जॉइंट, घुटनों में दर्द है। सो क्या हुआ कि वहां पे उसने अगर हिस्ट्री है कि उसकी बैक एक था, उसने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने पंचकर्म या कुछ शमन चिकित्सा भी ली, तो वायु जो है वो मूव कर रही है, वो स्रोत मूव कर रही है, वो बैक से चलती हुई ऑब्स्ट्रक्ट कर गई हमारे नी जॉइंट्स के ऊपर। क्योंकि आचार्य ने ये साफ साफ मेंशन किया है, व्हेन वात दोष मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट टू द अनदर चैनल्स, कि जो हमारी स्रोतस होती है वहां पे जाके ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और दैट टाइम पेशेंट विल गेट द पेन ऑन दैट एरिया, पर्टिकुलर उस एरिया में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो उस कंडीशन में वी कैन प्लान, अगर पेशेंट की हिस्ट्री है बैक की, देन नाउ सफर विद नी जॉइंट पोन, उसको हमें जो पहला सिटिंग देना चाहिए उसको सर्वांग अभ्यंगम ही देना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट उसको नी जॉइंट का ट्रीटमेंट दोगे, तो कुछ सेटिंग्स के बाद उसके घुटने का दर्द तो कम हो जाएगा, बट देन पेन जो है वो नी जॉइंट से लोअर लिम्ब की तरफ और आ जाएगा, एंकल जॉइंट में पेन होना उसको शुरू हो जाएगा, बिकॉज वाता जो है वो मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इन दैट कंडीशन वी शुड फॉलो द डेज, एंड फर्स्ट विद द सर्वांग अभ्यंगम से स्टार्ट करेंगे, प्लान फॉर द 3 days, 3 days फुल बॉडी में श्वास दीजिए उसको। आफ्टर दैट यू कैन कम्स फॉर द जानु बस्ती ट्रीटमेंट, जानु धारा, जानु परिषेक, as you want, you can start for that. नेक्स्ट डिपेंड करता है कि हम अभ्यंगम पूरे दिन में कितनी देर तक दे सकते हैं। और अभ्यंगम जैसे हमने प्लान किया किसी पेशेंट का, तो मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम अभ्यंगम दिया जा सकता है। ये कई बार पेशेंट आता है 6-6:30 या समटाइम कुछ लोग प्लान ही लेट लाइट्स में करते हैं 6 to 7 o'clock के बाद। नहीं, वी शुड प्लान द अभ्यंगम इन अ डे, उसको हमें बात काल में नहीं देना है, बिकॉज आयुर्वेदा क्लॉक के हिसाब से अगर देखते हैं तो सुबह का टाइम जो होता है ना मॉर्निंग का, दैट इज अ कफ काल। तो कफ के जितने भी ट्रीटमेंट्स ऐसे वमन करवाना है, नस्यम करवाना है, तो वो मॉर्निंग आवर्स में किए जाते हैं। हाँ, ऑप्शनल्स हैं, क्योंकि अगर हम प्रतिमर्श नस्यम दे रहे हैं पेशेंट को, या कई बार डॉक्टर्स बोलेंगे कि मैम ने बोल दिया कि मर्श नस्यम हम मॉर्निंग में ही देंगे, तो मॉर्निंग में ही देना है, ऐसा नहीं है।
अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ऑल्सो। और अगर आप प्रैक्टिकल में भी लेते हैं पेशेंट्स को, तो प्रैक्टिकल में भी हमें टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा वेरिएशन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की कन्वीनियंस, या आपके पास स्लॉट में कितना टाइम है। हो सकता है आपके क्लिनिक पे 10 या 15 पेशेंट का पंचकर्मा थेरेपीज चल रही हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आपको नस्यम के लिए कंडीशन लेनी है, आप नस्यम कौन सा नस्यम दे रहे हो, आप पीड़न नस्यम दे रहे हो, प्रधमन नस्यम दे रहे हो, मर्श नस्यम, प्रतिमर्श नस्यम में कौन सा नस्यम आप प्लान कर रहे हो। अगर आप पेशेंट को शोधन नस्यम प्लान कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में प्लान करोगे। बट अगर आप पेशेंट को प्रतिमर्श नस्यम या एसोसिएटेड विद अदर ट्रीटमेंट आप उसको नस्यम प्लान कर रहे हो, तो मिड डे में भी प्लान कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आती है गर्मी काल। अगर गर्मी का सीजन है, ये सर्दी का सीजन है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस कंडीशन में भी हम टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कंसिडर करता है। बट अगर आप अभ्यंगम को 8 बजे या 9 बजे प्लान करते, 7 बजे प्लान करते, दैट इज नॉट इंडिकेटेड, बिकॉज वो टाइम जो होता है ये वात का एग्रीवेशन का टाइम है। मॉर्निंग में कफ, दिन में पित्त, देन इवनिंग में वात। सो जो वात काल में दिया अभ्यंगम, वो आपकी बॉडी के लिए रिकवरी तो करेगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो जो अभ्यंगम को प्लान करना है बिफोर 5 to 6 o'clock, शाम को 5 से 6 बजे से पहले पहले अभ्यंगम थेरेपीज को प्लान किया जाता है। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ इरिटेशन ऑफ द ड्रग। पेशेंट को आपने कोई भी ऑयल यूज किया है, सो समटाइम पेशेंट को इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। अभ्यंगम इज अवेयर टू ऑल। आपने मसाज प्लान करी, 7 days पेशेंट को आपने थेरेपी दी, और 3 to 4 days के बाद उसको इचिंग होना शुरू हो गया, या वहां पे रेडनेस या आर्टिकेरिया रैशेस आ गए, ड्राई स्किन के ऊपर एक रेड रेड कलर के चकत्ते से जमना शुरू हो गए, सो दैट इज आर्टिकेरिया रैशेस हम बोल सकते हैं। या वहां पे हमें इरिटेशन हो रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, या पेशेंट जो है बच्चे, अगर किसी हम एज के अकॉर्डिंग हम प्लान कर रहे हैं, तो 6 years 5 years के बच्चों को जब हम अभ्यंगम में शिरोधारा प्लान करते हैं, तो उस कंडीशन में भी किसी को भी इरिटेशन हो रही है, तो इनिशियली वी हैव टू स्टॉप द ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, उसको इरिटेशन आ रही है, तो वी हैव टू चेक द एरर फर्स्ट, कि एरर हमारे थेरेपिस्ट से आया है, थेरेपिस्ट ने कौन सा ऑयल यूज किया है, कहीं कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है ऑयल में, किसी एक पेशेंट का ऑयल दूसरे पेशेंट पे यूज तो नहीं हो रहा है, या समटाइम this is a small errors we can see in a clinical practice। समटाइम क्या होता है कि पेशेंट ने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया, उसने बाहर जाके कुछ और डाइट में लिया है, so that is also the reason, ये वो डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको डाइट चार्ट में मेंशन करना पड़ेगा। आप पेशेंट को जब भी थेरेपी देते हैं, थेरेपी देने के बाद यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक ए डाइट। सो डाइट में आप मेंशन करके दीजिए, जैसे सुपाच्य भोजन लिखते हैं, उसमें यू हैव टू मेंशन दैट कि आपको क्या चीजें लेनी है, क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है आपके लिए। आप उसको हॉट डाइट भी दे रहे हो, तो हॉट डाइट में आप सूप्स दे रहे हो, किस चीज का सूप लेना है, सो यू शुड बी मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू द डिजीज, ये क्लियरली कट मेंशन होना चाहिए, जिससे हम एरर से बच सकते हैं। सभी नेक्स्ट मसाज को परफॉर्म किया जाता है ऑयल मसाज में। सो हमें स्किन के सिमिलर डायरेक्शन में, जैसे हमने प्रतिलोमन गति में किया या अनुलोमन गति में किया, बॉडी के जैसे एक्सप्लेन, जब आपने अपर डायरेक्शन में लेके जाना है तो डाउनवर्ड लेके जाएंगे, पेशेंट को जब उल्टा लेटाओगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मसाज का एक कॉमन प्रोसीजर रहता है। बट अकॉर्डिंग टू द, अगर उसको कोई ऐसी कंडीशन है पेशेंट की, उसको कहीं इंजरी है, कोई उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर एरिया को, हमारा थेरेपिस्ट जो है वो छोड़ देता है, और पेशेंट को पेन ही उसी जगह पे हो रहा है, तो उसमें आप कैसे फॉलो करोगे, उसमें आपको फॉलो करने के लिए बोलना पड़ेगा कि आप वहां पे पिचू को उस पर्टिकुलर एरिया पे आप पेशेंट को पिचू अप्लाई करवा दीजिए, और रेस्ट एरिया पे आप पेशेंट को मसाज की थेरेपी दे सकते हो। अब क्यों, क्योंकि वियर एंड टियर की जहां पे हम बात करते हैं, पेशेंट इज हैविंग ए फ्रैक्चर, हाईलाइन फ्रैक्चर है, कोई इंजरी की हिस्ट्री है, और वहां पे हमारा थेरेपिस्ट जो है उसको मसाज देते थे, बहुत लाइट मसाज ही दी है, सो हमारे जो दिस लिगामेंट्स हैं या कोई मसल्स हैं उसमें ऑलरेडी टियर हुआ है, तो वो टियर इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट का पेन फिर बढ़ जाएगा।
तो उस कंडीशन में जब भी हमें प्लान करना है, आप रेस्ट एरिया पे मसाज दीजिए, जहां पे उसको पेशेंट को पेन भी है और टीयर का कंडीशन आ रही है, वहां पे आप उसको उस पर्टिकुलर एरिया पे पिचू रखवा सकते हैं. So next is the benefit of the massage. We already discussed and I think everybody is aware about that. So जब भी हम heat treatment like massage के बाद मैडम आवाज कट 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 आ रहा है. हम स्वेदन कर्म को प्लान मैडम करते हैं. आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम. Getting the voice? Yes, yes, ma'am. Now Yes. okay, now okay voice. Now it's audible? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हीट ट्रीटमेंट लाइक जब भी आप अभ्यंगम के बाद स्वेदन के लिए पेशेंट को प्लान करते हो तो केयरफुली अपने प्लान करना है. पेशेंट को किसी भी एप्रालाइटिक के किसी भी एनाफिलेक्टिक शॉक्स में न जाए, बर्न को बचाना है आपने. इसलिए अगर आप नाड़ी स्वेदन को भी अगर आप यूज कर रहे हो तो नाड़ी स्वेदन को जब हम पकड़ते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जितने भी फ्यूम्स में से एयर बबल्स निकले वो नीचे गिरे, वो डायरेक्ट बॉडी के या स्किन के कांटेक्ट में नहीं आए. यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, वार्म ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 42 टू 46 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए. और रिकमेंडेड टू द ल्यूक वार्म ऑयल, यू कैन सी हियर देयर इज अ ल्यूक वार्म ऑयल जो दैट इज 37 टू 39 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए अनहीटेडली. क्योंकि जितना भी ऑयल यूज किया जाता है ये इनडायरेक्ट हीट किया जाता है वेसल्स में गर्म करके पानी, फिर उसमें ऑयल्स को पुट किया जाता है. सो इनडायरेक्ट हीट जब भी आप प्लान करते हो फॉर कटी बस्ती, फॉर वीवा बस्ती, फॉर मसाज, सो आपके जो टेम्परेचर ऑफ द ऑयल है वो 37 to 39 डिग्री रहना चाहिए. इसके लिए आप ऑयल टेम्परेचर वो थर्मामीटर आता है, आप यू कैन यूज दैट, आप उसको भी यूज कर सकते हैं. और स्टीमर्स में भी इम्प्लांट होता है थर्मामीटर, स्टीमर्स में भी थर्मामीटर इम्प्लांट होता है, दैट कैन शो द टेम्परेचर ऑफ द दिस आपके स्टीमर का टेम्परेचर को दिखाता है. और अगर पेशेंट को कोई भी थेरेपिस्ट डीप मसाज दे रहा है और